मुझे मालूम है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तुम दुरुस्त क्लू तक नहीं पहुंच सके, वरना तुम इस तरह मुंह लटकाकर न बैठे होते, इमरान ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया, इसलिए घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ। राब्ता होने पर टाइगर की आवाज सुनाई दी तो सफदर के चेहरे पर नागवारियत के तासुरात उभर आए। वो ये समझ रहा था कि इमरान उन्हें वाकई अपने शागिर्द के सामने बेइज्जत करेगा। टाइगर, मेरे फ्लैट पर आ जाओ, तुम्हारी ट्रेसिंग सलाहियतों का इम्तिहान लेना है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, हमें इजाजत दे, अब हम तो निकम्मे और नाकारा हैं, सफदर ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अरे अरे तुम तो वाकई सफदर यार जंग बहादुर बनते जा रहे हो। तुम मेरे साथी हो और टाइगर मेरा शागिर्द है, फिर ये कैसे हो सकता है कि साथियों की बेइज्जती कराई जाए। तुम खामखा परेशान हो गए। टाइगर के जिम्मे एक और काम लगाना है। बाटले और उसके साथियों को तो तुमने ही ट्रेस करना है, उसका लाएअमल मिल बैठकर बना लेंगे, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा तो सफदर के बिगड़े हुए चेहरे के नुकुस नॉर्मल होते चले गए, जबकि कैप्टन शकील का चेहरा तो वैसे ही सपाट रहता था। अलबत्ता उसकी आंखों से उसके दिल व दिमाग में मौजूद ख्यालात का अंदाजा लगाया जा सकता था। और क्या ट्रेसिंग करानी है आपने इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने सर सुल्तान वाले वाकये के बारे में तफसील बता दी। ये सब क्या हो रहा है इमरान साहब, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो सर सुल्तान से कुछ मालूम करना चाहते थे। अब मालूम नहीं कि वो अपना मकसद हासिल करके वापस गए हैं या नामुराद गए हैं, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सर सुल्तान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इमरान ने कहा। और इस तरह उन्हें बातें करने में न जाने कितना वक्त गुजर गया कि एक बार फिर कॉल बेल बजी तो इमरान उठने लगा, लेकिन सफदर इमरान को बैठने का कहकर खुद दरवाजा खोलने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सफदर और टाइगर आगे पीछे चलते हुए सिटिंग रूम में दाखिल हुए। अभी वो एक दूसरे से सलाम दुआ करके बैठे ही थे कि बैरून ने दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि सुलेमान वापस आया है। चंद लम्हों बाद सुलेमान हाथों में शॉपर पकड़े सिटिंग रूम के दरवाजे पर नजर आया। ये तो बाकायदा मजलिस शूरा का इजलास हो रहा है, सुलेमान ने कहा और आगे बढ़ गया। ये सुलेमान ने कहां से मजलिस शूरा पढ़ लिया है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आजकल सुलेमान मस्जिद के मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बना हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। आप मुझे ट्रेसिंग का काम दे रहे थे, क्या हुक्म है, खामोश बैठे हुए टाइगर ने कहा तो इमरान ने मुख्तसर तौर पर उसे सर सुल्तान के साथ गुजरने वाले वकूअ के बारे में बता दिया। ये काम कम से कम 2 आदमियों का होगा और ये दोनों यकीनन चीप कॉलोनी के किसी खुफिया रास्ते से अंदर आए होंगे। तुमने उसका सुराग लगाना है जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं उन्हें ट्रेस कर लूंगा, टाइगर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तुम क्या तरीका इख्तियार करोगे, सफदर ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। ये खुफिया रास्ते कोठियों में रिहाइश पजीर अफसरान के मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बार आने जाने में वो चेकिंग के झंझट में पड़ना नहीं चाहते और उमूमन उन रास्तों का इस्तेमाल रात को ही होता है। खास तौर पर वो मुलाजिमीन जो रात को किसी क्लब में पीकर आउट हो जाते हैं, वो यही रास्ते इस्तेमाल करते हैं और वहाँ कोई ना कोई मुलाजिम ऐसा मिल जाएगा जिसे जब थोड़ी सी रकम दी जाएगी तो वो किसी न किसी पर उंगली रख देगा या बता देगा। इस तरह ट्रेसिंग की कार्रवाई आगे चलती रहेगी और आखिरकार अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी, टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर चाय की प्यालियां और बिस्किट के पैकेट मौजूद थे। बाटले अपने रिहाइशगाह के कमरे में बैठा शराब पीने में मसरूफ था, हालांकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही नाश्ता किया था। बाटले की शुरू से ही आदत थी कि वो नाश्ते के बाद इतनी शराब बैक वक्त पी जाता था कि फिर उसे सारा दिन शराब की तलब ही न रहती थी, इसलिए वो बोतल सामने रखे गिलास में शराब डालकर मुसलसल पीने में मसरूफ था कि पौमेला अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ बाटले, तुम्हारे रात वाले मिशन का तुमने नाश्ते के दौरान भी नहीं बताया। मैंने तुम्हारे साथ जाने वाले एडन से भी पूछा है, वो भी कोई बात नहीं बता रहा, बस यही कह रहा है कि मिशन की कामयाबी या नाकामी का इल्म बॉस को ही है, पामेला ने कदरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा। अभी कुछ किया ही नहीं तो नतीजा क्या निकलेगा, बहरहाल एक इकदाम कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, बाटले ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। कुछ तफसील तो बताओ, पामेला ने कहा। इसमें तफसील क्या है, हमने सर सुल्तान की कोठी में गैस फायर की, तकरीबन आधी रात का वक्त था, वहाँ न कोई आदम न आदम जात नजर आ रहा था, अलबत्ता कुत्तों के भौंकने की आवाजें कभी कभार सुनाई दे रही थी। फिर हम उगबी तरफ से अंदर कूद गए, वहाँ तमाम लोग बेहोश पड़े थे। सर सुल्तान को मैं पहचानता था क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर एक अखबार में देखी हुई थी, इसलिए मैंने सर सुल्तान का कमरा तलाश कर लिया। वो एक मेज की साइड पर मौजूद कुर्सी पर लुढ़के हुए पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर बेड पर डाला और मशीन के जरिए उनके लाशऊर से मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी।
हमारा टारगेट था पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर सुपर हॉक लेबोरेटरी कहाँ बनाई जा रही है या बनाई जा चुकी है, लेकिन सर सुल्तान के लाशऊर में वाज़ेह तौर पर कोई बात न थी। अलबत्ता वो बार बार पारस का लफ्ज कह रहे थे। अब न जाने ये पारस क्या है, किसी पहाड़ी का नाम है, किसी गांव का नाम है या किसी लेबोरेटरी का नाम है। बाटले ने कहा, तो फिर कैसे मालूम होगा कि पारस क्या है? पामेला ने कहा, मैंने मिस्टर प्राउड को कॉल किया है, देखो क्या रिजल्ट निकलता है। बाटले ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें इत्तला मिली कि जनरल मैनेजर मिस्टर प्राउड मुलाकात के लिए आए हैं। तो बाटले ने शराब का खाली गिलास और मेज पर पड़ी हुई खाली बोतल दोनों को साइड में पड़ी टोकरी में फेंककर उसने मेज पर पड़े हुए टिश्यू के डब्बे से एक टिश्यू खींचकर निकाला और उससे मुंह साफ करके उसे भी टोकरी में फेंक दिया। आओ पामेला, बाटले ने पामेला से मुखातिब होकर कहा। तो पामेला भी उठ खड़ी हुई। चंद लम्हों बाद वो सिटिंग रूम में पहुंच गए, जहां होटल ब्रिज का जनरल मैनेजर फखरुद्दीन मौजूद था और उसे ये लोग फखरुद्दीन की बजाय मिस्टर प्राउड कहते थे। फखरुद्दीन उन्हें देखकर खड़ा हो गया। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उन्हें सलाम किया और फिर बाटले और पामेला से मुसाफा करने के बाद वो बाटले के कहने पर एक कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर प्राउड, हमने पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर मौजूद लेबोरेटरी का महल वकूअ मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन हमें कोई वाज़ेह मालूमात नहीं मिल सकी। सिर्फ एक लफ्ज पारस सामने आया है। क्या तुम बता सकते हो कि ये पारस क्या है? क्या किसी पहाड़ी का नाम है या किसी गांव का? बाटले ने कहा, जनाब, पारस एक पत्थर होता है जिसके बारे में मशहूर है कि पारस अगर किसी लोहे की चीज को टच कर जाए तो वो लोहा खालिस सोने में तब्दील हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान को भी पारस कहते हैं। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, ये तो उसका लफ्जी या इस्तिलाही मतलब हुआ, लेकिन ये किसी जगह का नाम तो नहीं है। बाटले ने कहा, जनाब, पारस भी पत्थर ही होता है, इसलिए लाजमन किसी पहाड़ी का नाम हो सकता है। वैसे आपने अगर लेबोरेटरी ही तलाश करनी है तो इसका और तरीका भी है। फखरुद्दीन ने कहा, वो क्या? बाटले और पामेला दोनों ने चौंकते हुए कहा, यहाँ पाकिस्तान में साइंस के मैदान में खासा काम हो रहा है। बहुत सी जदीद लेबोरेटरियां भी मौजूद हैं और नई भी बनाई जा रही हैं। किसी साइंसदान से इस बारे में मालूम किया जा सकता है। फखरुद्दीन ने कहा, ऐसे टॉप सीक्रेट कौन बताता है? फिर वतन की मोहब्बत भी आड़े आ जाती है। बाटले ने कहा तो फखरुद्दीन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सर, यहाँ आकर मैंने जो कुछ देखा है उसके मुताबिक कीमत देखकर आप किसी को भी खरीद सकते हैं। हर शख्स की कीमत मुकर्रर है। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, तुम अहमक हो। साइंसदान इस किस्म के लोग नहीं होते कि पैसे लेकर राज बता देंगे। ये लोग सिंगल ट्रैक लोग समझे जाते हैं, यानी एक ही धुन में आगे बढ़ते रहना। बाटले ने कहा तो सामने बैठी हुई पामेला बेख्तियार हंस पड़ी। आप यहाँ के लोगों की नफ्सियात को समझ ना सकेंगे। बहरहाल अगर आप इजाजत दे तो मैं एक साइंसदान से आपके सामने बात कर सकता हूँ। ये साइंसदान होटल के जुआ खाने में बाकायदगी से आते और खेलते हैं। एक बार वो एक बहुत बड़ी बाजी हार गए। इतनी रकम उनके पास ना थी। मेरे साथ उनकी सिर्फ अलग सलग थी। उन्होंने मुझसे कर्ज मांगा। मैंने उन्हें साइंसदान समझते हुए उनकी मदद कर दी। गो बाद में उन्होंने कई बड़ी गेम्स जीत कर मेरा उधार मुझे वापस कर दिया और फिर हमारी दोस्ती हो गई। वो जब भी होटल आते हैं मेरे पास जरूर आते हैं। वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर साइंसदान हैं। फखरुद्दीन ने कहा, क्या नाम है उनका और वो किस लेबोरेटरी में काम करते हैं? बाटले ने कहा, मुझे लेबोरेटरी का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि वो मारूफ साइंसदान है और खास बात ये कि वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि उनका ख्वाब एक्रीमिया में अपनी प्राइवेट लेबोरेटरी बनाना है। लेकिन जाहिर है इसके लिए 40-50 लाख डॉलर चाहिए। वो जुआ भी यही सोचकर खेलते हैं कि शायद कभी 2-4 बड़ी गेम्स जीतकर वो एक्रीमिया जा सके और अपनी लेबोरेटरी बना सके। फखरुद्दीन ने कहा, उनसे बात करो। अगर वो मालूम करके हमें बता दे कि पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर वो लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है, और अगर ये ना बता सके तो फिर उस मुआहदे का कोई कोड नाम बता दे जो शुक्रान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ होगा, और ये बता दे कि वो मुआहदा कहाँ मौजूद है, तो हम उनका ख्वाब पूरा कर सकते हैं। बाटले ने कहा, मैं उन्हें फोन करता हूँ, वो यकीनन इस वक्त घर पर ही होंगे। फखरुद्दीन ने कहा और मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। यस, जफर हाउस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं होटल ब्रिज का जनरल मैनेजर फखरुद्दीन बोल रहा हूँ, डॉक्टर जफर साहब से बात कराएं। फखरुद्दीन ने कहा, होल्ड करें, वो तैयार होकर घर से ऑफिस जा रहे हैं। वो अभी पार्किंग में है, मैं उन्हें आपके बारे में बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, डॉक्टर जफर बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। फखरुद्दीन बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। फखरुद्दीन ने कहा, आज इस वक्त कैसे फोन किया है, कोई खास बात? डॉक्टर जफर ने कहा, मैंने कोशिश की है
कि आपका एक्रीमिया का ख्वाब पूरा हो जाए, लेकिन इसकी कामयाबी या नाकामी का नतीजा आपके हाथ में है। फखरुद्दीन ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जफर ने उलझे हुए लहजे में कहा, आप आज ऑफिस से छुट्टी करें और मेरे पास आ जाए। हो सकता है कि आपको 40-50 लाख डॉलर भी मिल जाए और एक्रीमिया का ग्रीन कार्ड भी, जो शायद वैसे करोड़ों डॉलर खर्च करके भी ना मिले। फखरुद्दीन ने कहा, लेकिन कोई क्यों देगा मुझे इतनी बड़ी रकम? डॉक्टर जफर ने और ज्यादा उलझे हुए लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, बात बातें फोन पर नहीं की जा सकती, आप आ जाए, फिर इत्मीनान और तफसील से बात होगी। फखरुद्दीन ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। मुझे पहले ऑफिस जाना होगा, वहाँ का काम दूसरों के जिम्मे लगाकर मैं होटल पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर जफर ने कहा, ओके, मैं आपका इंतजार करूंगा। फखरुद्दीन ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। ये तो किसी ऑफिस में मुलाजिम है शायद, जो बार बार ऑफिस का कह रहा था। आप तो कह रहे थे कि वो नामवर साइंसदान है। बाटले ने कहा, मुझे तो उसने आज तक यही बताया है। वैसे मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने भी कभी गौर नहीं किया। फखरुद्दीन ने कहा, ओके, आप उससे बात करें। अगर हमारा काम कर सकता है तो भारी मालियत की नकद रकम भी उसे दे देंगे ताकि उसका लालच बढ़े। फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। बाटले ने कहा, यस सर, वैसे मुझे यकीन है कि आपका मुकम्मल ना सही किसी हद तक मसला हल हो जाएगा। फखरुद्दीन ने उठते हुए कहा। बाटले खामोश रहा। फिर फखरुद्दीन ने सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। जिस लेबोरेटरी के बारे में इस कदर राजदारी बरती जा रही है, उसके बारे में एक आम सा आदमी बता देगा, हैरत है। पामेला ने कहा, वो आम आदमी नहीं, साइंसदान है। बाटले ने कहा, साइंसदान इस तरह क्लबों और होटलों में जुआ नहीं खेलते। मुझे तो लगता है कि मिस्टर प्राउड और डॉक्टर जफर मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखना ये तुम्हें कैसी कैसी कहानियां सुनाएंगे। पामेला ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुमने मुझे अहमक समझ रखा है क्या कि मैं उनके डॉज में आ जाऊंगा? बाटले ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि मुझे मालूम है कि ये एशियाई लोग प्रोपेगेंडा करने के माहिर होते हैं। ये बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने के आदी होते हैं। पामेला ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रहना, जो तुम कहोगी वैसे ही कर लेंगे। बाटले ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो इस टॉपिक से बोर हो गया हो। और हाँ, मिस्टर प्राउड पर हमने जरूरत से ज्यादा ही एतबार कर लिया है। उसकी दी हुई कोठी में रह रहे हैं, उसके आदमियों से मिल रहे हैं, हमारे लिए जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है। वो किसी लालच में आ गया तो हम भाग भी ना सकेंगे। पामेला ने कहा, तुम हमेशा निगेटिव क्यों सोचती हो? मिस्टर प्राउड के बारे में चीफ ने कहा है कि ये उनका इंतहाई एतमाद का आदमी है। 10-12 साल ग्रेट लैंड में गुजार आया है और चीफ के तहत काम करता रहा है। चीफ किसी आम आदमी को बाएतमाद नहीं कहा करते। बाटले ने कहा, फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। पामेला ने कहा, हाँ, ये बात तुमने दुरुस्त कही है, एहतियात हमारी जिंदगी की जामिन होती है। बाटले ने कहा और पामेला ने इस बात में सर हिला दिया। चुशान ऑफिसर क्लब में दाखिल हुआ तो लॉबी में बैठा हुआ एक आदमी उठकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। 1 मिनट जनाब, आप ही कर्नल चुशान हैं। उस आदमी ने करीब आकर कहा तो चुशान ठटक कर रुक गया। हाँ, मेरा नाम चुशान है, तुम कौन हो और क्यों रोका है मुझे? चुशान ने कहा, मेरा नाम लोगेन है और मेरा ताल्लुक इंटर सर्विसेज से है। मैं काफी देर से यहाँ आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलना चाहता था। आपसे एक मिसाइल लेबोरेटरी के बारे में अहम बात करनी है। लोगेन ने कहा, ओके आइए। चुशान ने कहा और उसे लेकर एक कोने में जाकर मेज पर बैठ गया। वेटर को उसने शराब लाने का ऑर्डर दे दिया। पहले ये बताओ कि तुम इंटर सर्विसेज में किस ओहदे पर हो, और दूसरा मुझे अपना कार्ड भी दिखाओ क्योंकि तुम इंतहाई हसास मामलात पर बात करना चाहते हो। कर्नल चुशान ने कहा, कर्नल चुशान, नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है। मेरा ताल्लुक इंटर सर्विसेज के एसएस ग्रुप यानी सर्च सेक्शन से है। मैं वहाँ ग्रेड 1 ऑफिसर हूँ। लोगेन ने कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर उसने चुशान के सामने रख दिया। चुशान ने कार्ड उठाया और गौर से देखने के बाद वापस लोगेन को दे दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। सॉरी, लेकिन ये जरूरी था। अब हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। चुशान ने कहा, मैं समझता हूँ, लोगेन ने जवाब दिया। उसी लम्बे वेटर ने आकर उन दोनों के सामने शराब से भरे हुए गिलास रखे और वापस चला गया। हाँ, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? चुशान ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर कोई लेबोरेटरी तामीर की गई है। लोगेन ने कहा, मेरा किसी लेबोरेटरी से क्या ताल्लुक? चुशान ने कहा, पाकिस्तान का एजेंट अली इमरान आपका दोस्त है, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? लोगेन ने कहा, हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। चुशान ने कहा, ये लेबोरेटरी पाकिस्तान के साथ शुक्रान के लिए भी बेहद अहम है।
हमें इत्तलात मिली है कि ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी के एजेंट ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान की रिहाइशगाह पर बेहोश कर देने वाली गैस से हमला किया, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई और न ही कोई नुकसान किया गया। सर सुल्तान इस वजह से बेहद परेशान है और उन्होंने आपके दोस्त इमरान को कॉल करके सब कुछ बताया, लेकिन आपका दोस्त इमरान हरकत में नहीं आया। वो अपने फ्लैट पर मौजूद है और होटलों में आ जा रहा है, जबकि हुकूमत शुक्रान को खतरा है कि पाकिस्तान की तरफ से उस लेबोरेटरी पर किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। इसलिए आप इमरान साहब को कॉल करके उनको ताकीद करें कि वो लाजमन हार्ट एजेंसी के खिलाफ हरकत में आए और खुसूसन लेबोरेटरी की पाकिस्तान साइट को फुल प्रूफ हद तक महफूज बनाए, लोगैन ने कहा। लेकिन ये कौन सी लेबोरेटरी है और कहाँ है? चुशान ने कहा, उसका कोड नाम पारस है और ये पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर इंतहाई खुफिया अंदाज में बनाई गई है, जिसके बारे में आज तक कोई सैटेलाइट भी चेकिंग नहीं कर सका। लोगैन ने जवाब देते हुए कहा, फिर हार्ट एजेंसी को कैसे उसका इल्म हो गया? चुशान ने कहा, इसकी वजह भी पाकिस्तान ही बना है। पाकिस्तान के चंद साइंसदानों को वहाँ होने वाले काम में साइंसी मदद के लिए लेबोरेटरी में कॉल किया गया। उनमें से एक ने ग्रेट लैंड में किसी से बातें करते हुए लेबोरेटरी के बारे में तफसील बता दी, जो ग्रेट लैंड के आला हुकाम तक पहुंच गई और फिर केस हार्ट एजेंसी को दे दिया गया, जिसका सुपर एजेंट बार्टलेट, जो बेहद कामयाब एजेंट है, हरकत में आ चुका है। लेकिन वो पाकिस्तान साइड से उस लेबोरेटरी में पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या इमरान ने करना है, लोगैन ने कहा। ओके, बेफिक्र रहो, इमरान को मैं पहले इस बारे में आगाह कर चुका हूँ। मुझे पहले मेरे जराये ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी, जो मैंने इमरान तक पहुंचा दी है। चुशान ने कहा, इसका मतलब है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने आपकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए वो अब तक हरकत में नहीं आए। लोगैन ने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं आपके सामने इमरान से बात कर लेता हूँ। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर सुल्तान पर गैस हमला किसने किया और क्यों किया? चुशान ने कहा, हमला तो बार्टले और उसके साथियों ने किया था, लेकिन उससे उन्हें क्या फायदा हुआ और वो क्या चाहते थे, इसका इल्म नहीं हो सका। लोगैन ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि सर सुल्तान पर इसलिए हमला किया गया होगा कि इस मुआहदे की कॉपी हासिल की जा सके, जिसमें लेबोरेटरी के बारे में तफसील दर्ज है। चुशान ने कहा, मुआहदे में तफसील कैसे हो सकती है जनाब? उसमें तो सिर्फ काम करने और नतीजा हासिल करने के बारे में शराइत दर्ज होती है। लोगैन ने कहा, तुमने लेबोरेटरी का कोड नाम पारस बताया है ना? चुशान ने कहा, जी हाँ। लोगैन ने जवाब दिया, हो सकता है कि मुआहदे में ये नाम दर्ज हो और उन्हें उसकी ही तलाश हो। चुशान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बेहोश करने पर ही इक्तफा किया है, मजीद कुछ नहीं किया। लोगैन ने जवाब देते हुए कहा, ये जदीद इजादात का दौर है और ग्रेट लैंड सुपर पावर्स में शामिल है, इसलिए हो सकता है कि कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया गया होगा जिससे बज़ाहिर कोई अलामत जाहिर ना होती हो, लेकिन वो अपना मकसद हासिल कर चुके हों। बहरहाल ये अंदाजा ही है, इमरान इसका हल निकाल लेगा, मैं उसे फोन करके तमाम तफसील बता दूंगा। चुशान ने कहा, ओके जनाब, मैंने ये सब बस आपके गोश गुजार करना था, अब मुझे इजाजत दे। लोगैन ने उठते हुए कहा, ओके, तुम्हें इस सिलसिले में मजीद मालूमात मिले तो मुझसे राब्ता करना। चुशान ने भी उठते हुए कहा, यस सर। लोगैन ने कहा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ मेन गेट से बाहर चला गया, जबकि चुशान भी क्लब से बाहर आकर अपनी कार में सवार होकर अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से चंद नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी, पाकिस्तान में अली इमरान के फ्लैट का नंबर मिलाकर मुझे कॉल दो। चुशान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो चुशान ने रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो चुशान ने रिसीवर उठा लिया। घंटी जा रही है बॉस। फोन सेक्रेटरी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की खुशगवार आवाज सुनाई दी, चुशान बोल रहा हूँ शुक्रान से। चुशान ने मुस्कुराते हुए कहा,